Assalamu alaikum, my dear students. Alhamdulillah, with the grace of Almighty, today I am going to finish out optics. रे ऑप्टिक्स के हमारे पास अब दो क्वेश्चंस बेटा बचते हैं. दैट इज वन इज द प्रिज्म फॉर्मूला एंड द सेकेंड वन इज रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो ये दो सवाल हम आज फिनिश आउट करेंगे और बेटा उसी के साथ हमारा ऑप्टिक्स का चैप्टर फिनिश आउट हो जाएगा. सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिज्म. तो बेटा आपको पता होगी ये जो प्रिज्म है, इट हैज द सिंपल डेफिनेशन. प्रिज्म होता क्या है बेटा? इट इज ए होमोजीनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टिंग मीडियम. ओके, होमोजीनियस transparent and refracting medium bounded by two plane surfaces inclined at an angle. यानी कि बेटा इसमें दो या तीन से ज्यादा सरफेसेस भी हो सकती हैं, लेकिन दो सरफेसेस एट लीस्ट वो नॉन पैरेलल होने चाहिए. यानी कि और वो दो नॉन पैरेलल सरफेसेस जो है उनके बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. या मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा, जिस सरफेस पे रे इंस्टॉल हो और जिस सरफेस से रे इमर्ज आउट हो, वो दो सरफेसेस आपस में पैरेलल नहीं होने चाहिए. दे शुड बी नॉन पैरेलल. Okay, so prism is a homogeneous, solid, transparent and refracting medium bounded by two plane surfaces inclined at an angle. यानी कि at least दो surfaces जो होनी चाहिए वो non parallel होनी चाहिए और उनके बीच में जो angle है we call that as angle of prism. Let that is I. Okay, now बेटा इस prism में हम basic definition जो पढ़ते हैं that is about angle of minimum deviation. What is angle of minimum deviation? क्या कोई कह सकता है, कोई मुझे समझा सकता है that what do you mean by angle of minimum deviation? सिंपल याद रखोगे, मान लो बेटा ये इंसिडेंट रे है. ओके, तो अब क्या होगा? दिस इज द रेयरर मीडियम, this is the denser, sorry, this is the rarer medium and inside it we have another medium, say like that is the denser medium. अब क्या होगा बेटा, यहां पे हम इसका सेंटर ले रहे हैं. ओके, एंड इस सेंटर से अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इट विल एक्ट एज द नॉर्मल. और यहां से भी अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं एंड इट विल ऑल्सो एक्ट एज ए नॉर्मल. तो बेटा क्या होगा, फिलहाल ये नॉर्मल में ड्रॉ कर रहा हूं. लेट आई कॉल इट एज n1. ओके, सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. लेट दिस इज ओके. नाउ होगा क्या बेटा, व्हेन द रे गोज फ्रॉम रियर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. इट विल गो लाइक दिस. ठीक है बेटा, अब यहां पे पहुंच के इसको क्या होगा बेटा, it will again bend because now the second refraction is taking place. दो रिफ्रैक्शंस हो रही हैं, पहले इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगी, उसके बाद उस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रही है. Now when the ray is going from denser to rarer it will bend away from the normal. But where is the normal? क्या करोगे बेटा, इस यहां से सेंटर से यहां तक एक लाइन ड्रॉ करो. दिस इज द सेंटर ऑफ दिस प्रिज्म और सेंट्राइड ऑफ दिस प्रिज्म एंड दिस इज द नॉर्मल n2. ओके, नाउ ये नॉर्मल n2 बेटा क्या करेगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस रे व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो बेटा इसको ऐसे होगा. ओके, सो हो क्या रहा है, फर्स्ट द रे इज गोइंग फ्रॉम रियर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल क्योंकि इस रे के लिए ये नॉर्मल है. देन व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रियरर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो बेटा इस सरफेस के लिए जो नॉर्मल है वो n2 है, इट विल गो अवे फ्रॉम इट. सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आई कॉल इट एज r1 and this is the second angle of refraction. I will call it as r2. Okay, am I right?
or what is this? This is the angle with which the ray emerges out from the prism. This is called angle of emergence and it is E. Is that clear? Angle of incidence, refractions and angle of emergence. Am I right? तो बेटा now अब ये इंसिडेंट रे को मैं क्या कर रहा हूं? I will produce this incident ray in the forward direction. I will produce this emergent ray also in the backward direction like this. ऐसे होगा बेटा, ठीक है? इस कलर से दिखाते हैं. नाउ टेल मी बेटा, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, आप अगर देख सकते हो कि इस इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल आ रहा है बेटा वो ये है, एंड आई विल कॉल इट एज से डेल्टा. या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एंगल यहां पे आ रहा है, इट इज द एंगल थ्रू विच द इंसिडेंट रे टर्न्स आफ्टर इट गेट्स इमर्ज्ड. यानी कि एक इंसिडेंट रे कितनी टर्न हो रही है या किस एंगल से टर्न हो रही है when it emerges out from the prism. देखो ये इंसिडेंट रे का पाथ है ना बेटा, ये इमर्जेंट रे का पाथ है. तो ये डेल्टा जो है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन. सो व्हाट शैल यू राइट द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन? इट इज द एंगल थ्रू विच the incident ray emerges out, or through it is the angle through which the incident ray turns while emerging from the prism. समझ आ रहा है बेटा? सो आप ये भी कह सकते हो द एक्सटीरियर एंगल बिटवीन और द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, वी कॉल इट एज एंगल ऑफ डिविएशन. ओके, तो यहां पे हम क्या करते हैं बेटा? आई विल रिप्रेजेंट इट एज डेल्टा 1. Okay, delta 1 is the angle of deviation near this surface, and we will call this as delta 2. Delta 2 is the angle of deviation at this surface. And now, ये आ गया angle of deviation. Okay, I am talking about angle of deviation. Now बेटा, अगर आप देखोगे जो total angle of deviation होगा यहां पे delta, can I say that angle of deviation is equal to the sum of these deviations delta 1 plus delta 2? Right? कैसे देखो? Exterior angle is the sum of two interior opposite angles. ओके, ये डायग्राम क्लियर हुई? एक बार फिर से सुनोगे. रे इंसिडेंट रे, दिस इज आई and it makes an angle I, then it refracts, it bends towards the normal. Red line shows the deflection or deviation, then it again shows the deviation, it again bends away from the normal. This is the incident ray, this is the refracted ray, this is the emergent ray. Angle, this is called angle of incidence, this is called angle of emergence. Now what is the exterior angle between incident ray and the emergent ray? That is called angle of deviation. Or angle of deviation is the angle through which the incident ray turns after passing through the prism. Okay, that is called angle of deviation. लेकिन बेटा देखो यहां पे, यहां मैं delta 1 और delta 2 लिख रहा हूं. Delta 1 is the deviation near this surface, delta 2 is the deviation near this surface. Now can I say that exterior angle is sum of two interior opposite angles? ठीक है, तो बेटा इनको नाम कुछ रखो. Call it as A, B, O, say it is C. Okay, right? इसका नाम D रखेंगे. राइट? तो बेटा क्या करोगे? आप यहां देख रहे हो कि जो टोटल डिविएशन होगी यहां प्रिज्म के थ्रू, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. लेकिन बेटा यहां पे आप देख लो, ये जो I है, दिस इज I,
this is delta 1 plus r1. Can I say that they are vertically opposite? यानी कि I बराबर होगा delta 1 plus r1. Okay, so I is equal to delta 1 plus r1, या बेटा delta 1 जो आएगा it will be equal to I minus r1. Am I right? Okay, what about delta 2? जरा फिर से देख लो बेटा, यहां से देखो, this is E. Can we say that this E is equal to delta 2 plus R2? How? They are again vertically opposite angles. So, delta 2 can be written as E minus R2. Am I right? Okay, तो यहां पे बेटा क्या आएगा? Delta will be equal to, yes, delta 1 के बदले क्या लिखोगे बेटा? I minus R1 प्लस डेल्टा 2 के बदले बेटा क्या लिखोगे? E माइनस R2. Am I right? कोई कंफ्यूजन है यहां पे? तो बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डेल्टा कैन बी रिटन एज I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 को एक साथ रखेगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस को। सही है बेटा? अच्छा, नाउ अगेन डायग्राम की ओर देखो, लुक एट दिस डायग्राम। नाउ आप अगर देखोगे बेटा, ये वाला ट्रायंगल, ये BOC, ओके, BOC, इसमें आप क्या देख रहे हो बेटा? यहां पे आप चेक कर सकते हो R1 प्लस R2 प्लस दिस एंगल, बिकॉज दिस इज अ ट्रायंगल OBC। इस ट्रायंगल में सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। एम आई राइट? सो क्या लिख सकते हो आप यहां पे? ये R1 प्लस R2 है, लेकिन मुझे क्या करना है बेटा? मुझे इस R1 और R2 को A में लाना है। ये A यहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म है। थोड़ा मैं यहां पे किसी और कलर से इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ये थोड़ा यहां पे इरेज कर लेंगे, ठीक है बेटा? दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो क्या करोगे बेटा? Call this as, this is BOC, call it as D. तो क्या करोगे बेटा? आप यहां पे A को R1 और R2 में लाना चाहते हो, तो क्या करोगे बेटा? You take this quadrilateral, this DBOC, this is the quadrilateral, and you know quadrilateral में जो sum of the angles होता है that is 360 degree. तो क्या लिखेंगे बेटा जरा बताओ? In quadrilateral, यस, कौन सा क्वाड्रिलेटरल लेना है? DBOC, DBOC, सम ऑफ द एंगल शुड बी 360, यानी कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम 360 होना चाहिए। चलो बताओ, ये D जो है यहां पे कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ प्रिज्म है। आई विल राइट हियर एज एंगल ऑफ प्रिज्म A, एंगल A या A लिखो सीधे, ओके, प्लस चेक करो बेटा, ये B पे जो एंगल है इट इज 90 बिकॉज हियर वी हैव द नॉर्मल, सो आई विल राइट इट एज 90 डिग्री, ओके, प्लस चलो बेटा ये वाला देख लो, O पे देखो कितना एंगल आ रहा है, कोई देख सकता है ये O कितना एंगल होगा? आप देखो बेटा, इस ट्रायंगल में सम ऑफ द एंगल्स विल बी 180, R1 प्लस R2 प्लस दिस एंगल इज 180, तो ये एंगल बेटा कितना होगा? इट विल बी 180 माइनस R1 प्लस R2। बहुत आसान है, सो इट विल बी 180 माइनस R1 प्लस R2, ओके, प्लस देन वी हैव द लास्ट एंगल दैट इज एंगल C, और एंगल C पे भी ये नॉर्मल ही है, सो इट इज 90 डिग्री, और इन सब का सम जो होगा बेटा दैट विल बी 360 डिग्री। तो फिर क्या देखोगे आप बेटा? एंगल ऑफ प्रिज्म, ओके, प्लस आप देख लो बेटा 180 प्लस 90 इज 270, 270 प्लस 90 इज 360, 360 360 कैंसल, तो यहां क्या बचा? A प्लस माइनस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 0। तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है बेटा वो निकला बराबर R1 प्लस R2, सो सब्स्टिट्यूट इट हियर। तो बताओ बेटा जो एंगल ऑफ डिविएशन था वो बराबर आया था I प्लस E माइनस
R1 प्लस R2, बट R1 प्लस R2 इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर आ गया. सो एंगल ऑफ डिविएशन जो होता है इट इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A. सो दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल एंड एंगल ऑफ प्रिज्म. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. ओके, नाउ सवाल आता है मिनिमम डिविएशन. बेटा मैं चाहता हूं कि मेरी जो इंसिडेंट रे है इट शुड टर्न थ्रू ए वेरी स्मॉल एंगल व्हाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म. मैं चाहता हूं कि इंसिडेंट रे की जो डिविएशन होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए. कितनी होनी चाहिए बेटा? मिनिमम होनी चाहिए. तो याद रखोगे बेटा, फॉर मिनिमम डिविएशन, फॉर व्हाट? मिनिमम डिविएशन. आप याद रखना बेटा, जब डिविएशन एक प्रिज्म में मिनिमम होती है तो वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे होती होगी. तो याद रखोगे बेटा, उस टाइम ये जो प्रिज्म है इट एक्ट्स एज द सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब हुआ अगर यहां से इंसिडेंट रे आ रही है तो ये इस बेस ऑफ प्रिज्म के साथ जब रिफ्रैक्ट होगी, द रिफ्रैक्टेड रे विल गो पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म like this. And now you know this is the angle of incidence, say I. It will also refract here like this. This is called angle of emergence. तो बेटा होगा क्या जब डिविएशन कैसे दिखाते हैं? इस इंसिडेंट रे को आगे ले जाओ, इस इमर्जेंट रे को पीछे ले जाओ. This is called angle of deviation, or I will represent it by delta m. This is called angle of minimum deviation. तो याद रखोगे जब डिविएशन मिनिमम हो, ये डिविएशन कहां पे मिनिमम होगी? एट सम पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो कोई ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जहां पे डिविएशन बेटा मिनिमम होगी, और बेटा उस मिनिमम डिविएशन के दौरान बेटा जो ये रिफ्रैक्टेड रे होगी इट विल गो पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म. एंड और उसके साथ साथ बेटा ये आपको पता है ये कौन से एंगल्स हैं? डेल्टा 1. ये कौन सा एंगल है? डेल्टा 2. ये कौन सा एंगल है? R1. What is this? R2. So can I say that for minimum deviation ये जो angle of incidence होगा it will be equal to angle of emergence, and angle of refraction at first surface will be equal to angle of refraction at second surface. So क्या होता है मिनिमम डिविएशन के दौरान? इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल सेम होता है. रिफ्रैक्टेड एंगल्स जो पहली सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वही एंगल दूसरी सरफेस पे भी होगा. सो I इक्वल्स टू E, R1 इक्वल्स टू R2. तो बोलो बेटा देयरफॉर डेल्टा m यानी कि एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डेल्टा m बेटा किसके बराबर आएगा? I you know it is equal to E. Can I write it as 2I? Okay, you know A is equal to 2R. Am I right? You can also write it as A, or you can also write it as 2R. ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? डेल्टा इज I प्लस E माइनस A. I और E बराबर हैं तो 2I माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म R1 प्लस R2 है, और वो भी दोनों बेटा सेम आ जाएंगे. सो इट कैन बी लाइक दिस. लेकिन बेटा हम क्या करते हैं, हम यहां पे एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं. वी कॉल दैट एज प्रिज्म फॉर्मूला. बहुत आसान है बेटा प्रिज्म फॉर्मूला. आप क्या करोगे? प्रिज्म फॉर्मूला को निकालने के लिए फिर से याद रखोगे जब भी रिफ्रैक्शन होती है तो सिनेलस लॉ अप्लाई होगा. सो व्हाट इज द सिनेलस लॉ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ द एंगल. क्या करोगे? यहां दो रिफ्रैक्शंस हो रही हैं, पहले इसके और इसके बीच में सिनेलस लॉ अप्लाई करेंगे, फिर इस प्रिज्म और इसके बीच में सिनेलस लॉ अप्लाई करेंगे. पहले सिनेलस लॉ अप्लाई होगा व्हेन द रे इज गोइंग फ्रॉम रियरर टू डेंसर, फिर सिनेलस लॉ अप्लाई होगा व्हेन द रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रियरर. तो क्या करोगे बेटा? शाबाश. μ1 यस साइन I ओके इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा? μ2 साइन R1. एम आई राइट? ओके बेटा यहां पे अब यहां पे सिनेलस लॉ अप्लाई करो. यहां क्या आएगा? μ2 साइन R2
will be equal to, yes, mu1 sin e. ओके बेटा, तो क्या लिख सकते हैं यहां अगर आप चेक करोगे, mu2 by mu1 can be written as sine of angle of emergence divided by sine of R2 angle of refraction. Am I right? तो बेटा इसको फर्दर आप यहां पे सही कर सकते हो. यू कैन राइट इट एज साइन, you know angle of emergence is equal to angle of incidence when the deviation is minimum, so I can write it as sin I divided by sin of, और आपको पता है R1 और R2 बराबर हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आएगा इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म वो आएगा a/2. ओके, समझ आ रहा है बेटा? इज दैट क्लियर? और आई को कैसे लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ डिविएशन? यू नो डेल्टा प्लस आई इज इक्वल टू ई प्लस ए. ओके, तो आई जो है बेटा वो किसके बराबर आएगा? ई प्लस ए माइनस डेल्टा. ठीक है, समझ आ रहा है? लेकिन ई और आई क्या है यहां पे? डेल्टा प्लस आई आएगा, ई प्लस, एक सेकेंड. So I can say that जो refractive index mu2 by mu1 आ गया, that can be written as sine of angle of incidence divided by sine of half of angle of prism. Is that clear? Now, अब बेटा ये जो प्रिज्म का मसला है इस पे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं. Like you have the question that is dispersion of light. ठीक है बेटा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट. यू नो व्हाट इज डिस्पर्शन? बेटा सिंपल याद रखोगे, जब आप एक प्रिज्म के थ्रू एक व्हाइट लाइट, यू नो व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, जब एक व्हाइट लाइट को आप पास करवाते हो थ्रू दिस प्रिज्म, देन व्हाट बेसिकली हैपन्स बेटा, इन सब की डिविएशन सेम नहीं आती है. क्यों नहीं आती है बेटा? क्योंकि आप याद रखोगे जो डिविएशन होती है, अगर फॉर स्मॉल एंगल्स ऑफ प्रिज्म, फॉर स्मॉल एंगल्स जो डिविएशन होती है वो बराबर होती है म्यू माइनस 1 टाइम्स एंगल ऑफ प्रिज्म, लाइक दिस. इज दैट क्लियर? सो मिनिमम डिविएशन या डिविएशन जो होती है दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स ए. ओके, नाउ अब क्या होगा बेटा? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला. ओके, सो अब क्या करोगे आप? मुझे बताओ बेटा, ये जो व्हाइट लाइट है, अब इस व्हाइट लाइट में डिफरेंट कलर्स हैं एंड डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स, और होगा क्या? देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज कॉचीज फॉर्मूला. कॉचीज फॉर्मूला हमें कहता है बेटा, जो म्यू होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ. मतलब बेटा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा. आपको जानकर हैरानी होगी कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर पे भी डिपेंड करता है? यस. मतलब बेटा कोई मीडियम है, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का है वो डिपेंड करता है नेचर पे, वो डिपेंड करता है उसका मीडियम कितना डेंसर है, नेचर क्या है उसका. लेकिन उसके साथ साथ वो इस पे भी डिपेंड करता है कि जो वेव लेंथ आ रही है या जो वेव उस पे पड़ रही है, जो रे उस पे पड़ रही है, उसकी वेव लेंथ कितनी है. अगर बेटा वेव लेंथ कम होगी तो उसके लिए वो बिहेव करेगा यस ऑप्टिकली डेंसर, यानी कि उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा. अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. तो बताओ बेटा, यू नो रेड की अगर हम बात करें, रेड में क्या होता है? वेवलेंथ हाई है तो म्यू क्या होगा? म्यू लो होगा, मिनिमम होगा. बेटा म्यू जब कम होगा तो डिविएशन भी कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो इट मीन्स डिविएशन जो रेड लाइट की होगी, यस, दैट इज मिनिमम. एम आई राइट? ठीक है बेटा, सवाल वहां पे यही आता है, ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट और
एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन क्या है वो ऑलरेडी यहां पे डिस्कस हुआ, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, फिर मैंने वो कंडीशन बताई मिनिमम डिविएशन की, ठीक है बेटा। और उसके बाद यहां पे फॉर रेड लाइट डिविएशन इज मिनिमम, ओके। एंड व्हाट अबाउट वायलेट विबग्योर, बोलो बेटा वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है तो उसके लिए म्यू सबसे हाई होगा, जिसका म्यू हाई होगा उसकी डिविएशन भी ज्यादा होगी। सो डेल्टा फॉर वायलेट इज मैक्सिमम। तो बोलो बेटा अब इसमें कलर्स में क्या होगा, क्या इन सब की डिविएशन सेम होगी या डिफरेंट होगी? नो, दे विल हैव द डिफरेंट डिविएशंस। व्हाई? बिकॉज डिविएशन डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ एंड वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन द डिविएशन डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। सो मोर वेवलेंथ मीन्स लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स लेस डिविएशन, ओके। सो रेड की बात करो, रेड हैज हाई वेवलेंथ, हेंस इट हैज लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस लो डिविएशन। वायलेट की वेवलेंथ जो है वो कम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और उसकी डिविएशन भी ज्यादा है। तो बोलो जब सब की डिविएशन डिफरेंट है तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा ना बेटा ये कलर स्प्लिट हो रहे हैं। सो इट विल बी लाइक दिस, जो डिविएशन होगी वो वायलेट की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां पे कौन होगा? शाबाश। तो इट विल बी वायलेट, इट विल बी रेड, ठीक है। तो डिविएशन सबसे ज्यादा किसकी होगी? सॉरी उल्टा यहां पे है, दिस विल बी रेड। ये थोड़ा नीट डायग्राम नहीं बनी वरना आपको सीधे पता चलेगा जो डिविएशन होगी वो रेड की सबसे कम और वायलेट की सबसे ज्यादा। इज दैट क्लियर? सो डिविएशन डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। सो व्हाई द सो व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट? अरे कुछ नहीं है, इट इज द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स व्हेन a light or when a white light is passing through the prism. बोलो बेटा मोनोक्रोमेटिक लाइट में डिस्पर्शन होगा? नहीं होगा, बिकॉज दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल वेवलेंथ। सो मोनोक्रोमेटिक लाइट में नहीं होगा। व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्पर्स होगी, उसमें डिविएशन जो सबसे कम होगी वो रेड की होगी और सबसे ज्यादा वायलेट की होगी। आपको 7 के 7 कलर्स निकलेंगे यहां पे। नाउ लेट अस मूव टू द टॉपिक दैट इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम रे ऑप्टिक्स, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट इज यहां पे सवाल पूछ रहे हैं सर जी, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू? द सेम आंसर इज दैट इट इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बेटा आपने पढ़ा होगा रेलिग्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग। वो क्या कहता है? वो यही कहता है कि कौन कितना स्कैटर होगा वो डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ पे। इज दैट क्लियर? तो ब्लू की वेवलेंथ कम है तो वो शाबाश स्कैटरिंग की वजह से वहां पे ब्लू का कलर ज्यादा आ जाएगा। सो इट इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग, वो डिस्पर्शन की वजह से नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग? जब भी लाइट कोई पार्टिकल्स जिनका साइज वेवलेंथ ऑफ द लाइट के बराबर हो वो उस लाइट को पहले एब्जॉर्ब करते हैं और फिर रिरेडिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नाउ वी हैव कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये एक बार एंट्रेंस में भी आया था। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। वो कम स्कैटर होती है तो उसकी वजह से वो हमें स्काई ब्लू अपीयर होता है। सो नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेटा देखा है आपने लैब्स में, यहाँ स्पेशली जब आप स्पेसिमेन देखना चाहते हो, जब आप बैक्टीरिया को स्टडी करना चाहते हो, यू यूज दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। मैग्नीफाई करना हो ऑब्जेक्ट्स को, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप याद रखोगे हमारा सवाल है इसकी रे डायग्राम बनाना। रे डायग्राम क्या बनती है बेटा? इसमें 2 लेंसेज लगते हैं। एक लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे को बेटा कहते हैं
eye lens. Okay, let me show it here. This is the objective lens, this is the eye lens. ऑब्जेक्टिव लेंस बेटा जो है वो ऑब्जेक्ट के नजदीक रखते हैं, और आई लेंस जो है वो आई के नजदीक होती है जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं। आपने माइक्रोस्कोप अगर यूज किया होगा वहां आपने देखे होंगे दो लेंसेज होते हैं, एक जो आई लेंस है और दूसरी लेंस ऑब्जेक्ट के नजदीक रखते हैं, एंड बोथ आर कॉन्वेक्स लेंसेज। नाउ क्या होगा बेटा, मान लो मैं यहां से देख रहा हूं और वहां पे लेंस एक लगी है ऑब्जेक्टिव लेंस, और उसके आगे ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्या होगा, दिस ऑब्जेक्ट वॉज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड एफ नॉट, या मैंने जो ऑब्जेक्ट रखा है इस लेंस के पास, इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द फोकल लेंथ। यानी कि अगर इसकी फोकल लेंथ एफ नॉट है, मैंने ट्वाइस एफ नॉट पे रखा, या बिटवीन एफ एंड टू एफ नॉट रखा, तो उससे क्या होगा, यहां जो रेज निकल रही है, एक रे जो पैरेलल जा रही है that will meet the point at the principal focus, और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है that will go undeviated, और दोनों रेज यहां पे एक्चुअल में मीट कर रहे हैं। एंड नाउ इफ यू ड्रॉ a perpendicular, a dash b dash is what, is it the virtual image? No, it is the real image. Okay, the real and inverted images formed due to this objective lens. So objective lens से जो इमेज निकलेगी वो यहां पे बनेगी, और वो इमेज कैसी होगी, रियल and inverted and magnified. Lenses में पढ़ा होगा, when the object lies at a distance equal to 2f, then the image formed is real, inverted and magnified. आप देखो इसका साइज इससे ज्यादा आ रहा है। अब उसके बाद बेटा यहां पे एक और लेंस लगी है, वी कॉल दैट एज आई लेंस, और आई लेंस का अपर्चर बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस से। अब होगा क्या बेटा, यहां से भी एक रे पैरेलल जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो यहां से डिविएट हो रही है। दूसरी रे जो है वो सेंटर ऑफ ये ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, वो यहां जा रही है, तो ये दो रेज आपस में मीट नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट शैल आई डू, मैं इनको पीछे से प्रोड्यूस कर रहा हूं, एंड दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट बी डबल डैश। सो विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्मड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो यहां जो इमेज बन गई बेटा, फाइनली जो यहां पे आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, आप वहां पे इमेज देख रहे हो, बट दैट इमेज आप देख लो बेटा, ए डबल डैश बी डबल डैश, पहले इतना साइज बढ़ गया, फिर फर्दर बढ़ गया। सो ऑब्जेक्टिव लेंस को साइज बढ़ा रही है, उसकी भी अपनी मैग्निफिकेशन है, उसके बाद आई पीस भी इसको फर्दर मैग्निफाई करता है, एंड द फाइनल इमेज इज दिस वन, ए डबल डैश बी डबल डैश, दैट इज यस वर्चुअल एंड इरेक्ट। Am I right? लेकिन with respect to AB it is inverted. But खैर final image is virtual and erect. लेकिन बेटा आप ये ध्यान दोगे कि यहां पे ये तब वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, आप क्या करते हो, आप इस आई लेंस को ऐसे एडजस्ट करते हो ताकि वो जो ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, आप नजर रखो, फिर से सुनो, ऑब्जेक्ट ए भी है, ऑब्जेक्टिव लेंस से जब इसकी इमेज बन गई वो ए डैश बी डैश बन गई, और इस लेंस के लिए आप ये ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा जैसे कल लेंस मेकर्स फॉर्मूला मैंने बताया। तो ए डैश बी डैश विल एक्ट एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी रेज अब इंसिडेंट रेज यहां से इसके लिए आ रही है, तो दिस एक्ट एज द ऑब्जेक्ट। नाउ अब इस आई पीस को यानी कि आई लेंस को बेटा ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि ऑब्जेक्ट इस आई पीस के फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाए। आपको पता है जब ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत ज्यादा करीब होगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ होगा, तो वो जो इमेज बनती है दैट बिकम्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। तो वैसे ही मैंने यहां पे किया, मैं इस आईपीस को, वी हैव दैट पिनियन एंड रैक अरेंजमेंट, विद द हेल्प ऑफ दैट अरेंजमेंट मैं इस आईपीस को एडजस्ट कर रहा हूं, आगे पीछे ले रहा हूं, ताकि ये जो इमेज बन गई पहले पे, यानी कि जो इसके लिए ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है उसको मैं वहां पे रखूं, वो ताकि वो इस आईपीस के फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। आप देखो दिस एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, तो वो कहां है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड दैट, इट इज बिटवीन दैट।
So between the optical center and the focal length, when the object lies between the optical center and the focal length, then image format is virtual, erect and magnified, right? तो this is the basic principle of compound microscope. लेकिन फिर इसके बाद आप मैग्निफिकेशन निकालते हो, परेशानी नहीं लेनी है, सीधे मैग्निफिकेशन निकालो m, यू नो हम फाइनल मैग्निफिकेशन अगर लिखे, फाइनल इमेज जो बन रही है दैट इज a डबल डैश b डबल डैश, ठीक है, डिवाइड बाई इनिशियल ऑब्जेक्ट दैट इज ए बी, ऐसे लिख सकते हैं. बट आई विल डू वन थिंग, आई विल मल्टीप्लाई इट बाई ए डैश बी डैश, आई विल डिवाइड इट बाई ए डैश बी डैश. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज ए डबल डैश, इससे दिखाता हूं, व्हाट इज ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? हाँ, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ए डैश बी डैश. अरे ये इस आईपीस की मैग्निफिकेशन है. आई विल राइट इट एज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस. यू नो लीनियर मैग्निफिकेशन इज द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी. व्हाट इज दिस? ए डैश बी डैश ये डिवाइडेड बाय ए बी. अरे ये किसकी मैग्निफिकेशन देगा? ऑब्जेक्टिव लेंस की. I will write it as MO. So linear magnification or the magnification of the compound microscope is the product of two magnifications. Magnification of eyepiece and magnification of objective lens. Is that clear? बहुत आसान है बेटा. दो lenses use किए, एक का aperture छोटा है, दूसरे का बड़ा है. एक aperture, एक objective piece से जो image बन गई वो दूसरे के लिए object behave करेगा और उस second eyepiece को ऐसे adjust करना है ताकि वो जो दूसरी पहले object से जो इमेज बन गई वो दूसरे लेंस के फोकल लेंथ के बियॉन्ड आ जाए. उससे क्या होगा? जो फाइनल इमेज होगी वो मैग्निफाइड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी. एम आई राइट? सो दिस इज द पॉइंट. सो जितना आप इसको एडजस्ट करोगे उतना ये मैग्निफाई होता जाएगा. एम आई राइट? सो दिस वाज अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, प्रिज्म. ओके, सो आज हमारा रे ऑप्टिक्स भी फिनिश आउट हुआ एज फार एज द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न. लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा इसके अलावा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन बेटा जितना हमसे हो सका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से, हाँ, जो भी क्वेश्चंस थे आई हैव ट्राइड माय बेस्ट to solve them, to teach such basic questions, the most important questions. Okay, इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ करना. तो ये आज फिनिश हुआ. लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स. इंशाल्लाह दैट विल बी डिसाइडेड. ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे. एक दो लेक्चर्स में वो भी फिनिश आउट होगा और उसके साथ आपका 12th फिजिक्स फिनिश होगा. लेकिन बेटा उसके साथ साथ घबराने की बात नहीं है. कोई भी इशू हो, मुझसे हेल्प चाहिए, किसी और टीचर से हेल्प चाहिए, यू शुड फील फ्री, ओके, टू कॉन्टैक्ट अस. मेरे साथ कॉन्टैक्ट की जरूरत हो, मेरी कोई हेल्प चाहिए, कहीं पे कोई डाउट होगा, प्लीज आप हेजिटेट नहीं करना, मुझे पूछना. सर यहाँ पे ये इशू है. बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट देम. क्या मैं उनको हेल्प करता हूं या नहीं करता हूं? ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर विल बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दैट विल बी द लास्ट चैप्टर फ्रॉम दिस क्लास 12th. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.